Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me Mir Wahid and today I am going to start the next lecture of Indian National Movement. Indian National Movement का second lecture हम करने वाले हैं. I am presenting this lecture series for WS Academy, one of the best platform for quality education. मॉडर्न हिस्ट्री या इंटरनेशनल मूवमेंट जो आप बोल रहे हैं उसको हमने स्टार्ट किया था. आज दूसरा क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं. आज का टॉपिक जो रहेगा हमारा वो रहेगा अबाउट स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट क्यों लाया गया था. क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था जो भी एक्सट्रीमिस्ट्स का जो फोकस जो था, उनका जो एम जो था, उनका जो प्लान जो था वो था स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट. उनका अप्रोच आप बोल सकते हो और पैसो रेजिस्टेंस. अब स्वदेशी एंड बाइकआउट मूवमेंट क्योंकि पार्टीशन ऑफ बंगाल को ये अगेंस्ट थे. अब उन्होंने बोला कि हम प्रोटेस्ट करेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट और उन्होंने मूवमेंट एक चलाया जिसको हम स्वदेशी और बाइकआउट मूवमेंट बोलते हैं. स्वदेशी मतलब होता है, ऐसे आप समझो कि अपनी इंडिया में जो भी चीज़ें होती है उनका इस्तेमाल करेंगे, अपने स्कूल्स बनाएंगे, अपने कॉलेजेस बनाएंगे, अपने कपड़े बनाएंगे, बहुत सारी चीज़ें. बाइकआउट का मतलब ब्रिटिश चीज़ों का ये इस्तेमाल नहीं करेंगे. ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हो. अब देखो, अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल स्वदेशी एंड बाइकआउट वाज अडॉप्टेड एज ए प्रोटेस्ट मूवमेंट. पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट उन्होंने स्वदेशी एंड बाइकआउट को अडॉप्ट किया कि हम मूवमेंट चलाएंगे इसके बेसिस पे. द इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट वाज एम्फासिस प्लेस एज सेल्फ रिलायंस और आत्मा शक्ति. तो इनका मेन फोकस जो था स्वदेशी मूवमेंट में, मेन फोकस रहा उनको सेल्फ रिलायंस या आत्मा शक्ति की. यहाँ पर उन्होंने बात की हुई है. इट इन्वॉल्व प्रोग्राम्स. अब इसमें जो स्वदेशी एंड बाइकआउट में कौन कौन से प्रोग्राम्स लाए हैं इन्होंने, लाइक बाइकआउट ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज. जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज थी उनको बाइकआउट करना है. इंग्लिश गुड्स, जो भी ये ब्रिटिशर्स की चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे थे उसको बाइकआउट करेंगे. जो स्कूल्स एंड कॉलेज का यूज़ कर रहे थे उसको बाइकआउट करेंगे. काउंसिल एंड कोर्ट्स जो ब्रिटिश काउंसिल के अंदर होते थे या उनके कोर्ट्स में होते थे उनको भी ये बाइकआउट करेंगे. और इंग्लिश स्पीच उसको भी ये बाइकआउट करेंगे. आई होप यहाँ तक ये बात आपको समझ आ रही होगी. देखो, अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए भी तैयारी कर रहे हो, आप इस साल JKS 2024 देना चाहते हो या कोई भी JKPSC का एग्ज़ाम, वहाँ पर ये चीज़ें मेंशन होती है क्योंकि इंडियन नेशनल मूवमेंट लिखा होता है, उन्होंने हिस्ट्री लिखी होती है. उन सारी चीज़ों में इस कंटेंट को आप इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ. आपका एक बैकग्राउंड में पूरा प्रिपेयर कर रहा हूँ. MCQs तो डेफिनेटली निकल जाएंगे, MCQs का कोई इशू नहीं है. लेकिन दूसरा ये कि आप इजीली, मतलब कोई क्वेश्चन अगर लिखना होगा आपको 150-200 वर्ड्स में, आप एक इस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखकर आप इजीली लिख सकते हो अपने लैंग्वेज में. द थ्योरी ऑफ स्वदेशी प्रमोटेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स, इंडियन बैंक्स. क्योंकि अब ये बोल रहे कि हम स्वदेशी मूवमेंट चला रहे, तो दैट में जो थ्योरी ऑफ स्वदेशी जो था इसमें इन्होंने क्या किया है, इंडियन टेक्सटाइल मिल्स की इस्टेब्लिशमेंट होने लगी. देखो, अब एक साइड से अगर इनको नुकसान हो रहा है, पार्टीशन ऑफ बंगाल हो रहा है, लेकिन दूसरे साइड से देखो, दूसरे साइड से रास्ता कैसे खुल रहा है. अब ये अपनी चीज़ों के ऊपर काम करने लगे, दैट्स इंडियन टेक्सटाइल मिल्स बनाने लगे, अपने बैंक्स बनाने लगे जिनको बोलते हैं नेशनल बैंक्स, सोप्स की इंडस्ट्रीज बनाने लगे या सोप अपन खुद ये बनाने लगे. उसके बाद और क्या करने लगे, फैक्ट्रीज, सोप्स की फैक्ट्रीज बनाने लगे. एक सेकेंड, सोप्स की फैक्ट्री बनाने लगे, टोबैकोज की फैक्ट्री बनाने लगे, केमिकल वर्क्स करने लगे, खुद ये केमिकल्स बनाने लगे और स्वदेशी स्टोर्स बनाने लगे जहाँ पर आपको स्वदेशी चीज़ें मिलेंगे. आई होप मेरी बात आपको यहाँ तक समझ आ रही होगी. इसका फ़ायदा क्या हुआ, उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट के ज़रिए से क्या क्या हो गया. इनिशियल ऑब्जेक्ट क्या था, क्यों इन्होंने स्वदेशी और बाइकआउट मूवमेंट को इनिशिएट किया, इनका मेन फोकस क्या था इसके पीछे, ये पता होना चाहिए ना. अगर कोई भी चीज़ ये कर रहे थे फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे, पीछे कुछ रीज़न होगा ना, वाई दे आर डूइंग ऑल दिस. इसके पीछे रीज़न ये था इसका कि ये चाहते थे कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुआ है इसको कैंसिल किया जाए, ये इनका मेन फोकस था. और फिर आपको पता है 1911 आता है. ठीक है, तो 1911 में क्या होता है, एनॉलमेंट होता है किसका, कैंसिलेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है 1911 में. वो आगे हम देखेंगे, बट अभी उससे पहले की ये बात चल रही है. द इनिशियल ऑब्जेक्टिव वाज द एनॉलमेंट ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल. पार्टीशन ऑफ बंगाल को क्या करना, कैंसिल करने की बात की जा रही थी, विच वाज हाउएवर सून सुपरसीडेड बाय द ग्रेटर ऑब्जेक्ट ऑफ अटेनमेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस. और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल करना, आहिस्ता आहिस्ता ये कन्वर्ट हो गया किस में कि हमें इंडिया की इंडिपेंडेंस चाहिए. तो मूवमेंट शुरू हो गया किसके बेसिस पे, कि अगेंस्ट एंटी पार्टीशन
जो बंगाल का पार्टीशन होता था उसका अगेंस्ट, बट स्लोली स्लोली ये कन्वर्ट होता गया, इसका ऑब्जेक्टिव जो बना फिर ग्रेटर ऑब्जेक्ट इनिशियली था पार्टीशन बंगाल के अगेंस्ट, बट लेटर इट वाज कन्वर्टेड और इट हैज़ ए ग्रेटर ऑब्जेक्टिव ऑफ अटेनमेंट ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस। तो इंडियन इंडिपेंडेंस फिर आगे यही कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर कोई भी चीज़ यहाँ से अगर आप इस चीज़ को रिलेट करो, अगर कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हो तो आप जैसे कि JKSSB के लिए सपोज आप पढ़ रहे हो इस टॉपिक को, लेकिन जब आप इस टॉपिक को कवर करें, सब्जेक्ट को कवर कर रहे हो, आपके लिए एक बेस बना, आपका एक ग्रेटर ऑब्जेक्टिव फिर आएगा, आप इसको सिविल सर्विस में भी यूज़ कर सकते हो। तो फोकस अभी आपका है JKSSB का, लेकिन अगर आप इसको पूरा याद रखोगे जैसे मैं आपको चीज़ों को करवा रहा हूँ, आप इसको इजीली सिविल सर्विस के लिए यूज़ कर सकते हो, बड़े से बड़े एग्जाम्स के लिए यूज़ कर सकते हो। द मूवमेंट वाज सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इस मूवमेंट को रोका, सप्रेस किया। क्या 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 स्टेप्स लिए ब्रिटिशर्स ने इस मूवमेंट को रोकने के लिए? रिप्रेसिव मेजर, जैसे कि लोगों को जेल लेकर गए, दैट्स इम्प्रिजनमेंट हुआ है। डेपुटेशन ऑफ इट्स लीडर्स इन 1908, और लीडर्स को क्या किया गया? एक्सपेल किया गया, जिन जिन जगहों पर थे वो उन वहाँ से उनको निकाला गया था और उनको जो है इस मूवमेंट को सप्रेस किया। तो क्वेश्चन आपको कैसे एक सीक्वेंस से याद रखनी है, वाई पार्टीशन ऑफ वाई साउथ एशियन बाइकॉट मूवमेंट वाज इनिशिएटेड, व्हाट वर इट्स इनिशियल ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट वर इट्स ग्रेटर ऑब्जेक्टिव, एंड व्हाट वर द ब्रिटिशर्स रेस्पॉन्स अगेंस्ट दिस पार्टीशन मूवमेंट। फाइनली आपको बोलना ब्रिटिशर्स ने इसको सप्रेस किया है या रिप्रेस किया है और कौन से मेजर्स लिए हैं। इम्प्रिजनमेंट एक स्टेप लिया है ब्रिटिशर्स ने, डेपुटेशन एक मेजर लिया है, और जो भी इंपॉर्टेंट लीडर्स थे इसके साथ एसोसिएटेड उनको अरेस्ट किया गया। 1908 की बात चल रही है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, क्लियर हो गया। यहाँ पर बीच में आपको एक और चीज़ हमें देखनी है, वो हमें देखना है जिसको हम बोलते हैं गदर मूवमेंट, क्योंकि ये लिंक करना है आपको, यहाँ पर पूरी चीज़ें लिंक करनी है। ठीक है, 1906 में क्या होता है? 1906 की बात है, ये मैं बाद में आपको बताऊंगा, MCQs के ज़रिए से बता सकता हूँ, बट यहाँ पर आप याद रखो 1906 में क्या होता है। यहाँ पर मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन, आप बोल सकते हो मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन होती है, ये बीच में आप एक चीज़ यहाँ पर याद रखोगे। अब क्वेश्चन यहाँ से गदर मूवमेंट पे भी क्वेश्चन बनता है आपको। गदर मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन कैसे बनेगा? देखो, एक पर्सन था जिसका नाम था रामनाथ पुरी, इशूड ए सर्कुलर आज़ादी इन अमेरिका इन फेवर ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। देखो ध्यान से देखो, स्वदेशी मूवमेंट इंडिया में चल रहा था, अब USA में एक पर्सन था जिसका नाम था रामनाथ पुरी, तो इसने एक सर्कुलर इशू किया जिसका नाम रखा इसने सर्कुलर आज़ादी, किसके फेवर में? स्वदेशी मूवमेंट जो चल रहा था। नेक्स्ट उसके बाद क्या हुआ? प्री गदर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, गदर से पहले, प्री गदर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज का मतलब गदर मूवमेंट से पहले कुछ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज होने लगी। हैड बीन कैरिड आउट बाय JD कुमार, क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है, JD कुमार, तरकना दास, सोन सिंह बकाना, लाला हरदयाल, हु रिच्ड USA एंड कनाडा इन 1911। उसके बाद गदर मूवमेंट से पहले कुछ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ होती गई। ठीक है, और उनमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशनरीज थे? आपको बोले JD कुमार, तरकनाथ दास, सोन सिंह बकाना, लाला हरदयाल, ये आपको ये टिप्स पे होने चाहिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको प्री गदर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में कौन कौन सा एसोसिएटेड था। और ये कहाँ पर पहुंच गए? ये USA पहुंच गए और कनाडा पहुंच गए। कौन? ये सारे पर्सन जिनको मैंने यहाँ पर नाम बोला था। और रामनाथ पुरी आपको पता ये USA में था। दैट मीन्स ये रेवोल्यूशनरी मूवमेंट चल रही है आउटसाइड इंडिया, इंडिया से बाहर रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। ठीक है, फाइनली हुआ क्या? लाला हरदयाल एस्टेब्लिश्ड ए हिंदी एसोसिएशन एट पोर्टलैंड इन 1913। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लाला हरदयाल जो था इसने एक एसोसिएशन बनाई जिसका नाम है हिंदी एसोसिएशन। क्वेश्चन बन सकता है हिंदी एसोसिएशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, आपको बना लाला हरदयाल ने। देखो हरदयाल और यहाँ पर हिंदी ऐसे हरदयाल लिख करोगे तो याद रहेगा। ठीक है, Lala Hardayal established a Hindi association Portland in 1913. He published a weekly newspaper, एक वीकली न्यूज़पेपर इसने पब्लिश किया, द गदर इसका नाम रखा गया है। Was started from its headquarters, इसको स्टार्ट किया गया है सैन फ्रांसिस्को में। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि जो गदर जो हैं वो क्या है एक्चुअली? क्या वो गदर कोई पार्टी है? आपको बोला नहीं, गदर कोई पार्टी नहीं है। गदर जो है दैट वाज ए वीकली न्यूज़पेपर, वो एक न्यूज़पेपर था। क्वेश्चन बनेगा कौन सा न्यूज़पेपर था? डेली न्यूज़पेपर था, मंथली था, क्या था? ये वीक में एक बार आता था ये न्यूज़पेपर। और ये शुरू जो हुआ था इस गदर पार्टी भी आप बोल सकते हो। ठीक है, जो ये पार्टी फिर बनी
इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर था, आपको बोलना इसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को यूएसए में था। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। 10 द गदर पार्टी वाज ए रेवोल्यूशनरी ग्रुप, ये रेवोल्यूशन के लिए लड़ रहे थे, सॉरी ये रेवोल्यूशनरी ग्रुप के साथ, इनको रेवोल्यूशनरी ग्रुप कहा जाता है। ऑर्गेनाइज्ड अराउंड ए न्यूज़पेपर, जो एक न्यूज़पेपर के अराउंड ऑर्गेनाइज थे, जो भी इनकी बातें होती थी वो न्यूज़पेपर में मेंशन होता जा रहा था, और उस न्यूज़पेपर को इन्होंने नाम दिया है द गदर। द प्लान्स ऑफ गदर वेर इनकरेज्ड बाय टू इवेंट्स, जो प्लान्स जो थे गदर के इवेंट्स जो फिर आगे चलते गए, ठीक है, 1913 में बनाया गया, फिर आगे 1914, 15, 16, फिर आगे आगे जो इनके मूवमेंट चलते गए, इनके जो प्लान्स जो थे वो इनकरेज हो गए थे दो इवेंट्स की वजह से जो 1914 में हुआ था। एक इंसिडेंट था कामोगाटा मारो इंसिडेंट। क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज कामोगाटा, कामोगाटा क्या है, आपको ना कामोगाटा इज द नेम ऑफ ए शिप, ये एक शिप का नेम है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। शिप का नेम ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर मैं आपको बोलूँगा कामोगाटा शिप का नेम है। एंड द आउटब्रेक ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार, और फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुआ है उन दो इवेंट्स की वजह से गदर के जो भी फिर प्लान्स आगे चलते गए, उन दो इवेंट्स की वजह से ज़्यादा इंकरेजमेंट गदर मूवमेंट को देखने को मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ तक 14 तक आ गए। अब यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन भी बोला कामोगाटा मारो इंसिडेंट क्या था, आपको ना ये एक शिप थी, ठीक है, जहाँ पर इंडियंस, मुस्लिम्स और सिख्स को फिर मारा गया था, फिर फायरिंग हो गई थी, तो ये एक शिप का नाम आप बोल सकते हो, कामोगाटा शिप का नाम था। अब यहाँ पर एक और आपको याद रखना, फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था 1914 से, क्वेश्चन बनता है 1918 तक। तो ये आपको याद रखना है कि जो हमारे पास फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था ये इस डेट को हुआ था, ठीक है, ये अभी स्टार्ट हो गया था। लेकिन इंडिया में चल क्या रहा था, इंडिया में हो गया था 1916 वाला पार्ट हम स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब है हम स्टार्ट जो करने वाले, दैट इज़ लखनऊ पैक्ट। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो आप अगर आप चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आफ्टर द सूरत स्प्लिट ऑफ 1907, अगर आपको याद होगा 1907 में क्या हुआ था, एक स्प्लिट हुआ था जिसको बोलते हैं हम सूरत स्प्लिट। तो उस स्प्लिट के बाद क्या हुआ, अगेंस्ट एट the Lucknow session at the Lucknow session in 1916, the extremists were however welcomed back into Congress by the moderates due to rapidly changing political situation in the country, as well as the sincere efforts of Annie Besant, an Irish lady, to forge unity among the nationalists। मतलब क्या है इसका कहने का मतलब ये है, सूरत स्प्लिट हुआ था 907 में, जिसमें क्या हुआ था, जिसका राज बिहारी बोस जो था वो था इसका उस टाइम का प्रेसिडेंट सूरत स्प्लिट का। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स अलग अलग हो गए थे, एक्सट्रीमिस्ट्स को बाहर निकाला गया था और कांग्रेस को लीड कर रहा था मॉडरेट्स। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब 1916 आया, और इस 1916 का सेशन जो हुआ है जिसको बोला जाता है लखनऊ सेशन, ठीक है। इस लखनऊ सेशन का जो प्रेसिडेंट जो रहा, ये मैं आगे लिस्ट बताऊंगा आपको, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट्स कौन थे, ठीक है। वो मैं माजुमदार, आई थिंक माजुमदार था। बट लखनऊ सेशन हुआ 1916 में, जहां पर क्या हुआ, एक्सट्रीमिस्ट जिनको निकाला गया था सूरत स्प्लिट के टाइम पे, उनको वापस बुलाया जाता है, उनको वेलकम किया जाता है, किसके अंदर, कांग्रेस के अंदर। कौन इनको वेलकम करता है, मॉडरेट्स इनको वेलकम करते हैं। ऐसा क्या हुआ था कि ये वापस आ रहे हैं, ऐसा ये हुआ था, बहुत सारी रीजंस हैं कि इनको बुलाया जाता था वापस। फिरोज शाह मेहता जो काफ़ी एक मॉडरेट था, जो अगेंस्ट द एक्सट्रीमिस्ट्स के विजन जो था इनका, या विजन मैं नहीं बोलूँगा, उनके जो एक्टिविटीज़ थे या उनका जो अप्रोच था, उसकी डेथ भी हो गई थी। और दूसरा पॉलिटिकल सिचुएशन ही चेंज हो गया था, तिलक भी थोड़ा सा नरम हो गया था मिजाज के हिसाब से, क्योंकि उसको जेल लेकर गए थे 6 साल, 1914-16 के आसपास उसको भी रिलीज, 14 में उसको भी रिलीज़ किया जा रहा था, ठीक है। तो दैट मीन्स ये थोड़ा सा सिचुएशन जो थी वो नॉर्मल, हम नॉर्मल तो नहीं बोल सकते, बट जो ये स्प्लिट का जो रीज़न था वो थोड़ा सा, अब इनको लगा कि नहीं, अगर हम सिर्फ, हमारा विजन एक ही है, हमें आज़ादी की ज़रूरत है, अगर हम अलग अलग फ्रंट्स पे लड़ेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, हमें मिलना ज़रूरी है। तो तिलक भी जेल से निकल के आया था, तो उन्होंने फिर उसी अप्रोच को अडॉप्ट किया, थोड़ा सा नरम वाले अप्रोच को। और फिरोज शाह मेहता की भी डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से फिर ये मिलते गए, और पॉलिटिकल सिचुएशंस जो थी उन उस टाइम पे डिफरेंट थी। और इसमें एफर्ट जो लगाए थे वो लगाए थे एनी बेसेंट, एक एयरलैंड की एक लेडी थी, एक वुमेन थी, जिसने अपना इस पे पूरा जोर लगाया है, ठीक है, टू फॉर यूनिटी अमंग द नेशनलिस्ट्स, क्योंकि नेशनलिस्ट्स में यूनिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, यहाँ पर लिखा भी है, लखनऊ सेशन जो था इसका प्रेसिडेंट कौन था, अंबिका
चरण माजुमदार। तो माजुमदार का नाम याद रखोगे। एंड इन दिस सेशन ए फेमस लखनऊ पैक्ट वाज साइनड। लखनऊ सेशन में क्या हुआ, लखनऊ सेशन को लखनऊ पैक्ट क्या था, आपको याद रखना इस चीज़ को। लखनऊ पैक्ट था इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग का मिलना। एक तो लखनऊ सेशन अलग है, ठीक है, मैं लखनऊ पैक्ट की बात कर रहा हूँ। लखनऊ सेशन हुआ था 1916 में, लेकिन पैक्ट जनरली था मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस का। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग का पैक्ट होता है, इसलिए इसको लखनऊ पैक्ट बोलते हैं। और सेशन, ओवरऑल सेशन देखा जाएगा, उस सेशन के दौरान मॉडरेट्स को भी बुलाया गया था, सॉरी एक्सट्रीमिस्ट को भी बुलाया गया था। तो क्वेश्चन यही बनता है कि लखनऊ पैक्ट वाज साइनड किसके बीच में, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक साइन हुआ था पैक्ट। अब मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस भी मिलता गया। दिस पैक्ट मार्क्ड एज एन इंपॉर्टेंट स्टेप फॉरवर्ड हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ये एक इंपॉर्टेंट पैक्ट हुआ था हिंदू मुस्लिम यूनिटी का। आई होप मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना का रोल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा था, ठीक है। और उसको बोला गया था फिर क्या नाम है उसका, फर्स्ट वुमेन जो इंडियन वुमेन थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, सरोजनी नायडू ने फिर उसको नाम दिया था एम्बेसडर ऑफ इंडियन हिंदू मुस्लिम यूनिटी का। तो वो मोहम्मद अली जिन्ना को नाम पड़ा था। यहाँ पर वो नहीं लिखा है, बट आपको थोड़ा सा आइडिया मैं दे रहा हूँ। द पैक्ट वाज रिजल्टेड लार्जली टू तिलक, सॉरी यहाँ पर लिखा भी है मगर, द पैक्ट विच रिजल्टेड लार्जली ड्यू टू तिलक्स एंड मोहम्मद अली जिन्ना एफर्ट्स। ये पैक्ट जो है हिंदू मुस्लिम यूनिटी का, ये मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक का क्यों के एफर्ट्स की वजह से हुआ। दे पुट फॉरवर्ड जॉइंट स्कीम फॉर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स बेस्ड ऑन सेपरेट इलेक्टेड। इन दोनों ने मिलकर क्या किया है, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की एक स्कीम ज्वाइन किया हुआ है, और एक सेपरेट इलेक्टेड के बेसिस पे जो है ये आगे इसको लेकर जा रहे थे। और इन्होंने क्या किया है, क्योंकि मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टेड 1909 में दिया गया था, जिसको मॉरली मिंटो रिफॉर्म, क्योंकि ये एक्ट्स आपको अलग से पढ़ने, ये एक्ट्स में अलग से आपको पढ़ाऊँ, क्योंकि हिस्ट्री के 1909, 1919, 1935 और 1947, ये हो गए चार 1900 के। उसके बाद आपको यहाँ से भी क्वेश्चन आपको बनता है 1773, 1784 वाला आपको पढ़ना है, 1813 वाला आपको पढ़ना है, 1833 वाला पढ़ना है, 1853 वाला पढ़ना है, 1892 वाला पढ़ना है। ये सारी चीज़ें आपको 1858 वाला पढ़ना है, जो कि हुआ था रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद जो आता क्वींस प्रोक्लेमेशन एक्ट। ये एक्ट्स में से ये सिविल सर्विस में तो इसमें से 2-3 क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं, बट यहाँ पर हमें इस चीज़ को लिंक करना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे। दे पुट फॉरवर्ड ए जॉइंट स्कीम, ये हो गया गवर्नमेंट, ठीक है, हाँ, सेपरेट इलेक्टेड एंड डिमांडेड फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और इन्होंने डिमांड क्या किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ए डिक्लेरेशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। इन्होंने बोला हमें सेल्फ रूल, हम सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए इंडिया के अंदर। दोनों का एम सेम अब रहा, सेम डिमांड रही मुस्लिम्स की भी और हिंदूज की भी। ये क्लियर हो गया। लखनऊ पैक्ट समझ में आ गया, लखनऊ सेशन समझ में आ गया, मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट का मर्जर समझ में आ गया, ठीक है। अब 16 और 1700 में होता क्या है, ये यहाँ पर आप याद रख सकते हो। यहाँ पर इस जो मैं ये PDF आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, आप कोई भी एग्ज़ाम दे दो, मॉडर्न हिस्ट्री का ये कोर है, कोर इंडियन नेशनल मूवमेंट का कोर है। अगर आपको ये PDF ये कला से समझ आ रही है, आपका एक अच्छा खासा फाउंडेशन तैयार होगा। फिर आप कोई भी बड़ी सी रेफरेंस बुक अगर पढ़ना चाहते हो लिखने के लिए, मेंस के लिए, मैं गारंटी तो आपको वो रेफरेंस तुरंत समझ में आ जाए, क्योंकि आप लिंक कर पाओगे ना चीज़ों को। होम रूल लीग मूवमेंट की बात करेंगे, 1916 और 1917 में ये चल रहा था। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 2 होम रूल लीग्स, 2 होम रूल लीग चल रहे थे। आप क्वेश्चन बनेगा कितने होम रूल लीग मूवमेंट्स शुरू हो गए थे, आपको बोला 2 होम रूल लीग। एक को लीड जो कर रहा था वो बाल गंगाधर तिलक था, जो जिसने स्टार्ट किया था 1916 में पुणे में। आज पुणे इसको बोलते, उस टाइम पे पूना इसको बोलते थे। एंड अदर बाय एनी बेसेंट, और दूसरा होम रूल लीग जो स्टार्ट किया था एनी बेसेंट ने। और कहाँ से इसने शुरू किया था, आपको अदयार आश्रम मद्रास से शुरू किया था सितंबर 1916। तो याद रखना, तिलक ने अप्रैल में शुरू किया, टी ने ए में शुरू किया था, मतलब अप्रैल में शुरू किया था, और ए ने कब शुरू किया था, अदयार में, दैट इज यहाँ पर अदयार आश्रम में शुरू किया था। ये कहाँ पर है, मद्रास। अब इनको अलग अलग एरियाज दिए गए थे, जैसे कि तिलक ने कहाँ कहाँ पर किन किन एरियाज में होम रूल लीग को वो चला रहा था। अंडर दिस मूवमेंट, इस होम रूल लीग मूवमेंट के अंदर तिलक कवर्ड कर्नाटका सेंट्रल प्रोविंस, ठीक है, बेरार वाइल रेस्ट ऑफ इंडिया वाज कवर्ड बाय एनी बेसन। तो तिलक को दिया गया था कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंस दिया गया था इसको, ठीक है। बॉम्बे इसके पास नहीं था,
ठीक है, बॉम्बे जो था वो फिर दिया गया था इसको, क्या नाम है इसका, एनी बेसेंट को, ठीक है, और बेरार, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना है, ठीक है। सेंट्रल प्रोविंस में इसको बॉम्बे नहीं दिया गया था, बॉम्बे तिलक के पास नहीं था, वाइल रेस्ट ऑफ इंडिया वाज कवर्ड बाय एनी बेसेंट, पूरा इंडिया फिर एनी बेसेंट के पास था। एंड इन दिस मूवमेंट, इसके पास इस मूवमेंट के अंदर क्या हुआ, एनी बेसेंट वाज सपोर्ट बाय मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू ने इसको सपोर्ट दिया है। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, हु सपोर्टेड एनी बेसेंट ड्यूरिंग, आप ये बोल सकते हो, होम रूल लीग मूवमेंट, या कौन कौन से इंपॉर्टेंट लीडर्स एसोसिएटेड थे होम रूल लीग मूवमेंट में। तिलक और एनी बेसेंट तो आप बोलोगे क्योंकि ये तो आपको बार बार सुना होगा, बट यहाँ पर आपको मोतीलाल नेहरू का भी नाम लेना है, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, मोहम्मद अली जिन्ना, इन तीनों का नाम भी याद रखना है, सो आप ऑप्शंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। द आइडिया ऑफ स्टार्टिंग ए होम रूल लीग originated with Annie Besant as an early in एनी बेसेंट एज अर्ली एज 1914। ये आइडिया जो शुरू किया था होम रूल लीग का, ये आइडिया कहाँ से ओरिजिन हुआ है, आपको बोलना ये स्टार्ट किया है एनी बेसेंट ने, ये आइडिया दिया है एनी बेसेंट ने, ना कि तिलक ने। याद रखना कब, जे इसने 1914 में ही ये आइडिया दिया था, स्टार्ट हुआ 1916 में, बट दिस आइडिया वाज गिवन बाय एनी बेसेंट, ओरिजिन हुआ विद एनी बेसेंट इन अर्ली 1914 में, क्योंकि आयरलैंड में एक रेवोल्यूशन चल रहा था, वहाँ पर इस मूवमेंट को जो है काफ़ी ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस थी। एंड इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय आयरिश रेवोल्यूशन, और ये इन्फ्लुएंस कैसे हुआ था, क्योंकि मैंने पहले बोला एनी बेसेंट कौन थी, ये आयरलैंड की एक लेडी थी, और वहाँ का एक रेवोल्यूशन चल रहा था, उस रेवोल्यूशन में इसका इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिल रहा है। द मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू अटेन होम रूल फॉर इंडिया एज सेल्फ गवर्नमेंट, इन्होंने बोला होम रूल करना है हमें इंडिया के अंदर सेल्फ गवर्नमेंट के फॉर्म में, विद इन ए ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर के अंदर, ब्रिटिश एम्पायर है इंडिया में, लेकिन हम यहाँ खुद रूल चलाएंगे, ब्रिटिश एम्पायर यहाँ पर अगर प्रेजेंट भी है, ऑन द लाइन्स ऑफ ऑटोनोमस कॉलोनीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, किन लाइन्स के ऊपर, जैसे कि ऑटोनोमस कॉलोनीज, ऑस्ट्रेलिया में ऑटोनोमस कॉलोनीज हैं, वहाँ पर ब्रिटिशर्स हैं बट ऑटोनोमस कॉलोनीज हैं, न्यूजीलैंड में ब्रिटिशर्स हैं बट ऑटोनोमस कॉलोनीज हैं, उसी बेसिस पे यहाँ पर ब्रिटिशर्स रहेंगे इंडिया में, बट हम खुद चलाएंगे, हम खुद सेल्फ रूल करेंगे। फॉर इंस्टेंस तिलक हु हैड डिमांड कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया ज्यूरिंग एंटी पार्टीशन मूवमेंट, जैसे कि तिलक की डिमांड क्या थी जब एंटी पार्टीशन मूवमेंट चल रहा था 1907 1905 के आसपास, आप बोलोगे उसका एम जो था वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस था, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ज्यूरिंग द एंटी पार्टीशन मूवमेंट हैड हाउएवर मेड इट वेरी क्लियर इन 1916, लेकिन 1916 में ये चीज़ क्लियर होगी व्हेन ही डिक्लेयर्ड द स्वराज इज टुडे, द स्वराज ऑफ टुडे इज विद इन द एम्पायर एंड नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ इट। तो इसने ये क्या बोला है, इसने बोला स्वराज ऑफ टुडे, जो आज का ये स्वराज है वो विद इन एम्पायर, एम्पायर के अंदर है, नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ इट। आ रही बात समझ, तो ये यहाँ पर यहाँ पर ये इस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है। मेन ऑब्जेक्ट वाज अटेनमेंट ऑफ होम रूल एज ए सेल्फ गवर्नमेंट विद इन ब्रिटिश एम्पायर। आई होप मेरी बात आपको समझ आ रहा है। अब यहाँ पर ये स्टेटमेंट एज इट इज याद हो, ये तिलक का बोलना था, ठीक है, बस इस स्टेटमेंट, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, नंबर फर्स्ट, ये भी मैंने आपको बोला, स्वराज ऑफ टुडे इज विद इन ब्रिटिश, विद इन एम्पायर एंड नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ इट, ये इसका कहना था। अब यहाँ पर होम रूल लीग को पूरा डिटेल में हम खोलेंगे, पूरा पोस्टमार्टम इसका करेंगे हम। एक्टिविटीज ऑफ होम रूल लीग क्या थे, क्या क्या एक्टिविटीज होम रूल लीग ने किया था। प्रमोटिंग पॉलिटिकल एजुकेशन, उन्होंने एजुकेशन लोगों का करवाना शुरू किया, एजुकेट करवाना, लेकिन पॉलिटिकल एजुकेशन, देखो एजुकेशन की भी डिफरेंट, एक होता है इकोनॉमिक एजुकेशन, एक होता है पॉलिटिकल एजुकेशन, एक होता है सोशल एजुकेशन। तो पॉलिटिक्स के रिलेटेड आप समझो, एंड डिस्कशन थ्रू पब्लिक मीटिंग्स, और लोगों के साथ डिस्कशन होने लगा, पब्लिक मीटिंग्स करते गए, लाइब्रेरीज को ऑर्गेनाइज किया, रीडिंग रूम्स को रखा, न्यूज़पेपर्स बुक्स पढ़ सकते हैं लोग वहाँ पर, ठीक है, कंटेनिंग बुक्स ऑफ नेशनल पॉलिटिक्स, जहाँ पर न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हैं, बुक्स जो नेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर होगा, होल्डिंग कॉन्फ्रेंसेस, और कॉन्फ्रेंस उन्होंने होल्ड किया, ये इनका एक अप्रोच रहा होम रूल लीग के टाइम पे। प्रोपिगेशन थ्रू न्यूज़पेपर्स, उन्होंने अपना प्रोपिगेशन जो था न्यूज़पेपर्स के थ्रू, पैम्पलेट्स लगाते गए, पोस्टर से चिपकाते गए, अपने प्लेज सॉन्ग्स जो थे उनके ज़रिए से इन्होंने ये करना शुरू कर दिया। कलेक्टिंग फंड्स, लेकिन इस मूवमेंट को चलाने के लिए फंड्स की भी ज़रूरत थी, तो फंड्स को कलेक्ट करने लगे। ऑर्गेनाइजिंग सोशल वर्क्स, पार्टिसिपेटिंग इन लोकल गवर्नमेंट एक्टिविटीज़, जो ग्रास रूट लेवल पे ये काम करते गए। मैनी मॉडरेट नेशनलिस्ट्स, कुछ मॉडरेट्स में से भी कुछ नेशनलिस्ट्स थे हु वर डिससेटिस्फाइड विद द इनएक्टिविटी ऑफ कांग्रेस, जो डिससेटिस्फाइड थे, वो सेटिस्फाई नहीं थे, जो कांग्रेस की जो एक्टिविटीज़ थी, ठीक है, उन एक्टिविटीज़ पे वो सेटिस्फाई नहीं थे, ठीक है, कौन, मॉडरेट्स, क्योंकि मॉडरेट्स का तो बड़ा एक ग्रुप था ना, कुछ नेशनलिस्ट नहीं थे सेटिस्फाई उनके एक्शन से, मॉडरेट्स के खुद के एक्शन से वो नहीं थे सेटिस्फाई, तो उन्होंने भी फिर क्या बोला, उन्होंने बोला हम होम रूल एजुकेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, या वी आर ज्वाइनिंग इट, ठीक है। सून फिर बाद में क्या हुआ,
ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक एक्शन अगेंस्ट द लीग। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ ना कुछ रेस्पॉन्स दिखाएगा। देखो, अगर आपको कुछ भी कोई भी डिमांड करनी होती है, ठीक है, तो आप अगर जब जब डिमांड करते हो तो विद टाइम के साथ साथ फिर गवर्नमेंट क्या करेगा, अपना एक्शन ले लेगा। यहाँ यस करेगा वो, यहाँ नो करेगा। यस करेगा तो आपको उसका बेनिफिट होगा, नो करेगा तो वो रोकेंगे आपको, ठीक है। तो एक्शंस लेना शुरू करेंगे। जैसे ब्रिटिशर्स ने इस होम रूल लीग मूवमेंट को भी सप्रेस करना शुरू किया। जैसे एंटी पार्टीशन मूवमेंट शुरू किया था, फिर स्वदेशी बाइकआउट मूवमेंट चला, लास्ट पे उन्होंने क्या किया, डेपुटेशन किया था, इम्प्रिजनमेंट किया 1908 की अगर बात आप याद करोगे। लेकिन यहाँ पर 1917 ऑलमोस्ट 10 साल 9 साल हो गए, ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर इस होम रूल लीग के अगेंस्ट एक्शन लेना शुरू किया। अब होगा क्या, जो इंपॉर्टेंट लीडर्स जिन्होंने ये होम रूल स्टार्ट किया था, लीडर को ही अरेस्ट करेंगे ना। जब लीडर को ही अरेस्ट करेंगे तो होम रूल लीग का जो प्रेशर जो था वो कम हो जाएगा ब्रिटिशर्स के ऊपर। यही लिखा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक एक्शन अगेंस्ट लीग एंड इन जून 1917 एनी बेसेंट को अरेस्ट किया जाता है। और यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बोलता हूँ, 1917 में एनी बेसेंट जो होती हैं, ये होती है फर्स्ट वुमेन जो रही हैं प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहली वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एनी बेसेंट, फर्स्ट इंडियन वुमेन। अगर आपको क्वेश्चन पूछे इंडियन वुमेन में से, आपको बोलना है वो 1924 या 5, आई थिंक 25 का, जिसका नाम है क्या नाम है उसका, सरोजनी नायडू, ठीक है, सरोजनी नायडू। तो ये इंपॉर्टेंट है, दो इंपॉर्टेंट जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस के साथ एसोसिएटेड है। फिर हमारे पास एक और पार्ट हमारा आ रहा है, दो पार्ट्स आपको कवर हो गए। पार्ट फर्स्ट मैंने आपको बताया था 1907 तक, अब पार्ट टू मैंने आपको 1907 से लेकर, ठीक है, 1917 तक आ गया था मैं, ठीक है। ये दो पार्ट्स थे मूवी के जो आपने देखा। आई होप यहाँ तक आपको मेरी पूरी बात समझ आई होगी। मैं चाहता हूँ कि मैं इस पार्ट को यहाँ पर ही रोकूँ इसके पीछे रीज़न है, क्योंकि अगर आप इसको पार्ट्स के हिसाब से समझोगे ना, तो आपको एक पिक्चर, कंप्लीट पिक्चर माइंड में आ जाएगी। जब ये 1917 से लेकर 1947 तक कवर हो जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, मैं आपको एक लिंक शेयर करूंगा टेलीग्राम पे। उसको आप लिंक को आप देखोगे, वो एक इस पे इंटरनेशनल मूवमेंट पे एक रील बनाई गई है। उस रील को आप देखोगे ना, तो आपको सारा ये समझ में आ जाएगा, और फिर आपको आप बोल ही नहीं सकते हो, क्योंकि वहाँ पर आप चीज़ों को विजुलाइज भी करोगे, ठीक है। तो अब गांधीयन फेज, क्योंकि मैं अभी गांधीयन फेज कर लेता इसमें स्टार्ट, बट ये एक्चुअली फेज था, फेज कंप्लीट हो गया। तो क्योंकि गांधीयन फेज के हमें एक यहाँ पर डिफरेंट एक आइडियोलॉजी, क्योंकि अभी तक मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स की आइडियोलॉजी के हिसाब से चल रहे थे, लेकिन अब गांधीयन आइडियोलॉजी को बहुत ज़्यादा हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि 1947 तक गांधी जी को ही लेकर जाना पड़ता है, और उसके साथ फिर मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट्स वो मिलते जा रहे थे कुछ कुछ जगहों पर, तो और फिर आगे चलते जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, होप आपको ये समझ आया होगा। कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे कि आपको ये सेशन कैसा लगा, लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो। ये जो ही ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा, अभी दो इसको आ जाएंगे, और ये आपका आईएनसी जो वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, फिर इंपॉर्टेंट सेशंस के ऊपर अलग आ जाएगा, और कुछ जो अलग से फैक्ट्स जो पीडीएफ्स में है वो मैं अलग से करवाऊंगा। तो उसके बाद आपको ये पीडीएफ मिलेगी, उसको आपको देखना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर किया करो, क्योंकि इतने एफर्ट्स अगर मैं लगा रहा हूँ, आपको 1 मिनट से कम इसको टाइम लगेगा शेयर करने में। सिर्फ क्लिक करना है लिंक के ऊपर, और फिर उसको अपने फ्रेंड को ग्रुप में उसको बोलना आप देख लो, क्योंकि आपको जो मिलना होगा वो आपको मिल जाएगा। अगर आप दूसरों को हेल्प करते हो तो डेफिनेटली आप देख लेना, आपका वो रिफ्लेक्ट होता है। क्या होता है, जैसे कि आप किसी को मारते हो, जब आप किसी को हिट करते हो ना, तो आपको खुद भी लगती है हाथ से, अगर किसी को हिट करते हो तो आपको हाथ को भी लगती है। तो इसी का इन्वर्स अगर देखोगे, अगर आप किसी की हेल्प करोगे तो आपके ऑटोमेटिकली आपको भी हेल्प मिलेगी। हेल्प कैसे मिलेगी आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। आ रही बात समझ? तो ये अगर आप माइंड में रखोगे ना, तो डेफिनेटली आप खुद भी लेकर आगे जाओगे, और बाकियों को भी साथ आगे लेकर जा सकते हो। ये बात हमेशा याद रखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।